देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑल्सो वेरीफाई दैट आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मैट्रिक्स दिया हमें, रो वाइज एलिमेंट्स रीड करने पर क्या पता चलेगा, 2 -1 1 फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो के एलिमेंट से 1 2 -1 और थर्ड रो के एलिमेंट से 1 -1 और ये 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करने पर इतना पता चल रहा है कि हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या लिखा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करते वक्त हमें करना क्या होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स में से हमें एक माइनस लैम्बडा या अननोन सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, और ये जो भी वैल्यूज आएगी मैट्रिक्स की उसको लिखना होता है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर उसकी जगह पर एक डिटर्मिनेंट का सिंबल कर देंगे, ये वर्टिकल बार, यहाँ पर 2 माइनस लैम्बडा करना होगा और नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज लिखने होंगे, 1 1 -1 ये एज इट इज, 2 माइनस लैम्बडा करेंगे, ये -1 एज इट इज़, ये 1 ये -1 एज इट इज़, यहाँ पर भी 2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, ये वर्टिकल बार लास्ट वाला इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में एक इक्वेशन आएगा, उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी लैम्बडास की वैल्यूज़ आएगी उसको कहेंगे हम लोग आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए लंबा प्रोसीजर भी हो सकता है, 2 माइनस लैम्बडा साइड में लिखकर फिर ये डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसा, लेकिन इसी को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, और शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, इसका ऑर्डर 3 है तो इसका ऑर्डर 3 होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लैम्बडा क्यूब लिख देंगे। उसके बाद हमें माइनस लिखना होता है, पहला नंबर हमेशा प्लस साइन का रहेगा, उसके बाद हमें माइनस साइन पुट करना रहेगा, और नंबर क्या लिखेंगे, देखो एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या कहा, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6, +6 आया, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन असाइन करना है, इसके बाद माइनस साइन पुट करना है। तो यहाँ पर क्या प्लेस कर देंगे हम लोग, -6 लैम्बडा स्क्वायर, यानी कि लैम्बडा के एक पावर कम कर देनी है। इसके बाद ये थर्ड प्लेस के नंबर के लिए हमें देखो उसको कैलकुलेट कैसे करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन के मैट्रिक्स में से पहले हम लोग 4 नंबर ऐसे लेंगे जो कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, टॉप साइड में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में के 4 नंबर कौन से है, देखो 2 -1 1 2, उसको एक डिटरमिनेंट में लिखा हमने, प्लस आगे अभी राइट मोस्ट बॉटम वाले 4 नंबर कॉर्नर के, ये 2 -1 -1 2 होगा। अभी एक्सट्रीम कॉर्नर के 4 नंबर कौन से रहेंगे, 2 1 1 2, एक्सट्रीम कॉर्नर 2 1 1 2, वो लास्ट प्लेस पे लिखा। ये राइट मोस्ट कॉर्नर के 4 नंबर है, नीचे की तरफ 2 -1 -1 और ये 2 लिखा। ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के नंबर है ऊपर की तरफ, 2 -1 1 2, 2 -1 1 2। ठीक है, तो ये जो भी डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने लिखे अभी उनका क्या कर देना, हमें एडिशन कर देना है। तो देखो ये 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -1 यानी कि बीच में होगा +1, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली +5 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, -1 × -1 +1, बिफोर दैट एक माइनस साइन होता है, तो ये 4 -1 कितना हो जाएगा, ये +3, आगे प्लस देना था, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 कितना हो जाएगा, +3, +3 3 + 3 6, 6 + 5 11। ठीक है, +11 हो गया, वो पहला टर्म प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर से प्लस है, तो ये यहाँ पर 11 वैल्यू प्लस ही आई थी, तो इसके कारण ये 11 लिखेंगे। लैम्बडा की एक पावर कम है तो वो लैम्बडा लिखा जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमें माइनस साइन पुट करना होगा, लेकिन वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिए हुए मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर प्लेस करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है। वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलसी से सॉल्व करने पर उसका आंसर आएगा +6, तो ये प्लस माइनस देना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली -6 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद ये जो इक्वेशन मिला है या फिर ये जो पॉलिनोमियल मिला है जिसको हम लोग कैलसी से सॉल्व कर लेंगे, तो लैम्बडा की पावर में 3 है तो इसके कारण हमें 3 रूट आ जाएंगे, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 आ जाएगा इसको कैलसी से सॉल्व करने पर। ये जो भी 1 2 3 ये जो वैल्यू मिली हमें लैम्बडा की, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख दिया दीज आर द आइगन वैल्यूज़। इसके बाद हमें हर एक आइगन वैल्यूज़ के ऊपर एक आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो आगे क्या लिखा, नाउ पुट λ1 इज इक्वल टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है a माइनस λ1 लिखना है, साइड में i करना है, उसके बाद जो हमें x लिखना है इक्वल टू करेंगे 0,
कॉमा देंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या, वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनाया था हम लोगों ने, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स में लिखा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करें हम लोग, 1 कंसिडर करें, तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1। तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 1 1, ये -1 रहेगा, 2 - 1 सिंपली 1, ये -1 एज इट इज़, 1 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या होगा, x1 x2 x3 लिखना होगा, x1 x2 x3 लिखा, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, राइट साइड में नल मैट्रिक्स लिखना है, 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमें इक्वेशंस बनाने हैं। यहाँ से 3 इक्वेशन बन सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी 2 इक्वेशन लेंगे, लेकिन दोनों इक्वेशन लिखते वक्त उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो इसके कारण हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे इक्वेशन यूज़ करने हैं जिनके कोएफिशिएंट अलग अलग हो, कोएफिशिएंट अलग अलग हो, यानी कि x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट अलग हो जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन अगर बनेगा तो जहाँ पर x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे, तो इसके कारण हमें फर्स्ट और ये थर्ड इक्वेशन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड वाली इक्वेशन ही बना देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हियर 1 इंटू x1 आएगा, -1 इंटू x2 -x2, और ये आगे +x3 रहेगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन सकता है, x1 + x2 - x3 इज इक्वल टू 0। तीसरे इक्वेशन कोई ज़रूरत नहीं है, क्रैमर्स रूल हमें अप्लाई करना है इसके बाद। इसके कारण क्रैमर्स रूल अप्लाई करते वक्त हमेशा ऐसे 2 इक्वेशन होने चाहिए जिसके कोएफिशिएंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर रूल आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा हुआ था, वो अलग था, ये अलग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमें सबसे पहले ये x1 वेरिएबल लिखना है, उसके नीचे x1 वेरिएबल लिखने के नीचे हम लोग डिटरमिनेंट का प्लेस डिटरमिनेंट जैसे बना देंगे 2x2 ऑर्डर का, जहाँ पर हमें पहले वाले इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। पहला वाला इक्वेशन ये था जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो कितना होगा, -1 और ये +1। अब इस सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखेंगे, वो होंगे 1 और ये -1, इज इक्वल टू, उसके बाद ऊपर हमें x2 के पहले माइनस देना होगा, तो -x2 लिखा, नीचे फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x3 के कोएफिशिएंट वो क्या हो गए, 1 1। अब इस सेकेंड इक्वेशन के x1 और x3 के कोएफिशिएंट सेकेंड रो में लिखने 1 -1। इसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना होगा, x3 के लिए भी करना होगा, तो x3 अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट 1 -1, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 1, इज इक्वल टू क्या करना है, हमें राइट साइड में टी पुट करना होगा। ठीक है, तो देखो ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 और ये 1 इंटू 1 1 होता है, तो यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा। तो 0 लिखेंगे, एक्चुअली 0 अपॉन में होता तो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी ना, लेकिन ये क्रैमर्स रूल है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग जा रहा है, तो यहाँ पर अपॉन में अगर 0 आता है तो हमें वो लिखना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या रहेगा, -x2, नीचे क्या रहेगा, 1 इंटू -1 -1, उससे -1 करना होगा, तो नीचे क्या रहेगा, ये -2 हो जाएगा, राइट। आगे वाला पार्ट x3 अपॉन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 बिफोर दैट -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट साइड में क्या लिखा, t लिख दिया। ठीक है, तो देयर फोर यहाँ से हमें x, यहाँ से देखो 0 -2 और ये 2, इनमें से 2 कैंसिल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 अपॉन 0 लिखेंगे, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल, x2 अपॉन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और ये x3 अपॉन 1 कर दिया, इक्वल टू t लिख दिया, क्योंकि 0 -2 2 में से 2 कॉमन हो जाता है, तो उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर हमें यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी मिली, 0 इंटू टी, तो 0 रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 इंटू टी, सिंपली t रहेगा, और x3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, t रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। देयरफॉर हम लोग कैपिटल X लिखेंगे, कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0 t और t, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, टी को बाहर ले सकते हैं, तो ये टी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 0 1 1। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर लास्ट में जो भी हमें वेक्टर मिला है उस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हियर वेक्टर, वेक्टर क्या मिला हमें, 0 1 1, ये वेक्टर मिला ना, हियर वेक्टर 0 1 1 इज बेसिस फॉर द, इज बेसिस फॉर द आइगन स्पेस, आइगन स्पेसेस भी लिख सकते हैं,
basis for the eigenspaces corresponding to लैम्बडा इक्वल टू 1, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 1 ये आइगन वैल्यूज होने पर हमें वेक्टर क्या मिला, 0 1 1 ये वेक्टर मिला। इसी तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है अभी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 होने पर, ठीक है। एंड लिखा फिर अभी लैम्बडा इक्वल टू, या फिर उससे पहले लिख देंगे पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन a माइनस लैम्बडा 2 i, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 0, ओई गेट लिखना होगा, ठीक है। ओई गेट लिखा और यहाँ पर ये लैम्बडा 2 कर दिया, ठीक है। सेम प्रोसीजर हमें अभी फिर से रिपीट करना होगा। मतलब देखो ये जो लैम्बडा लिया था ना लैम्बडा, अभी इस लैम्बडा की जगह पे हमें प्लेस करना है 2 प्लेस करना है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 आ जाएंगे और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज़ लिखने होंगे, ठीक है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लिखना होगा, ये 0 1 1, उसके बाद क्या रहेगा ये -1 0 और नीचे का -1, ये 1 -1 0 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके साइड में होगा x1 x2 x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, राइट, 0 0 0। इसके बाद हमें इक्वेशंस बनाने, क्रैमर्स रूल अप्लाई करना होता है तो उसके लिए इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। लेकिन इक्वेशंस बनाते वक्त ऐसे इक्वेशन बनाएंगे जिनके, ऐसे कोई भी दो इक्वेशन हमें चलेंगे जिनके कोएफिशिएंट इक्वल ना हो। तो कोई भी इक्वेशन हम लोग दो ले कंसिडर कर सकते हैं जिसके कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने पर पता चल रहा है कि कोई कैसे भी इक्वेशन बनाओ उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले और दो इक्वेशंस ले लेते हैं। पहला इक्वेशन में क्या होगा 0x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया, चलिए 1x1 होगा, सॉरी 0 लिखा था, 0 नहीं है, ये कैंसिल किया हुआ टर्म है, 1x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल लिख दिया, ये क्रैमर्स, ठीक है। देखो x1 होगा, x1 लिखकर नीचे डिटरमिनेंट का सिंबल डालने पर फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट इक्वेशन की x2 x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो कितने होंगे -1 1। अभी सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 0 और ये साइड में -1 इज इक्वल टू ऊपर -x2 लिखना होगा, ये डिटरमिनेंट का सिंबल प्लेस कर दिया। उसके बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज़ 1, x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो ये 0 रहेगा, साइड में 1 रहेगा, और x2 इक्वेशन के x1 और x3 के आए हुए कोएफिशिएंट ये 1 और ये -1 इज इक्वल टू यहाँ पर x3 लिखने के बाद ये नीचे डिटरमिनेंट का सिंबल, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 0 -1, और सेकेंड इक्वेशन में के आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 एंड 0 इक्वल टू क्या पुट करना है, राइट साइड में t लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो x1 अपॉन -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, और +1 माइनस 0 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू ये -x2 0 इंटू -1 0 रहेगा, 1 इंटू 1 1, बिफोर दैट माइनस साइन देना पड़ता तो ये -1 इज इक्वल टू x3 और अपॉन में आएगा +1 इक्वल टू t लिखा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 इज इक्वल टू सिंपली t, x2 इज इक्वल टू ऑल्सो t, और x3 इज इक्वल टू ये भी t मिला। देयरफॉर हमें वेक्टर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये नहीं लिखा तो भी चलता था, सिर्फ ये वाला पार्ट काम का है, t t t। इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं बाहर, t को, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर वेक्टर 1 1 1 इज बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2। वो स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, हियर वेक्टर 1 1 1 is basis for eigen spaces corresponding to लैम्बडा इज इक्वल टू कितना 2 था, ठीक है। अभी हम लोग लैम्बडा इक्वल टू 3 कंसिडर करने पर आइगन वेक्टर्स क्या था उसे फाइंड आउट करना होगा। नाउ क्या लिखा, नाउ पुट लैम्बडा 3 इज इक्वल टू कितना था, वो भी 3 था, इन a माइनस लैम्बडा 3 i
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x होगा इज इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, वी गेट, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद फर्स्ट जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया था ना, उसमें से हमें क्या करना होगा, लैम्ब्डा की जगह पर अभी 3 लेना होगा, राइट। तो देखो इक्वेशन इस तरीके से बना हुआ था, वो 2 माइनस 3 करने पर कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर -1, नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़, ये -1 एज इट इज़। 2 माइनस 3 करने पर ये होगा -1, -1, 1 -1, 2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, -1। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर x1 x2 x3 लिखना है, x1 x2 x3 लिखा, इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 0 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें कोई भी दो इक्वेशंस ऐसे लेने हैं जिनके x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट इक्वल ना हो, राइट। तो ऐसे देखो लास्ट के दो इक्वेशन हम लोग लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनके दोनों के कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे। तो इसके कारण हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ। तो हियर -x1 -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 लिखा, और सेकेंड इक्वेशन x1 -x2 -x3 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेलिंग एग्जैक्टली लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके मार्क्स है नहीं अपने पास एग्जाम में। मान के चलो मेन एग्जाम में भी आप लोगों ने क्रैमर्स रूल ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई वो देखने वाला नहीं है। सिर्फ रूल क्या अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई किया वो देखेंगे, ठीक है। वर्ड्स के स्पेलिंग के मार्क्स है नहीं। तो ये बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, पहले हमें लिखना होगा x1 लिखने के बाद डिटरमिनेंट का सिंबल बनाएंगे 2/2 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट वो होंगे -1 1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज -1 -1 इज इक्वल टू, ऊपर -x2 ही लिखना है, डिटरमिनेंट के सिंबल देना है 2/2 ऑर्डर के लिए। उसके बाद फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x3 के आए हुए कोएफिशिएंट पुट करने हैं दैट इज -1 1। अब इस सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन पे आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 -1। सिमिलरली यहाँ पर मैं x3 के नीचे जो प्रॉपर नंबर लिखने चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। x3 के नीचे क्या आएगा, x3 के नीचे क्या आएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज -1 -1, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 1 -1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर t हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये x1 एज इट इज लिखा, -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 इंटू 1 -1, बिफोर दैट माइनस साइन, तो यहाँ पे अपॉन में आएगा 2, ये -x2 एज इट इज़, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, 1 -1 अपॉन में आएगा 0 इज इक्वल टू, ये x3 एज इट इज़ लिखा, -1 इंटू -1 प्लस 1, यहाँ पर रहेगा 2 इक्वल टू ये आएगा t, ठीक है। 2 0 और 2 में से कॉमन किसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 को, तो इसका मतलब ये x1 अपॉन 1 रहेगा, x2 अपॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को कोई साइन नहीं होता, तो ये माइनस साइन इसके साथ एडजस्ट कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, x3 अपॉन 1 होगा इक्वल टू t। इसका मतलब हमें x1 क्या मिलेगा, देखो x1 इक्वल टू सिंपली t मिल गया, x2 इक्वल टू मिला 0, और x3 कितना मिला, x3 भी मिला हमें t मिला, राइट। देयरफॉर हम लोग इसे एक वेक्टर बना सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, t 0 t होगा। इसमें से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में t को बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 1 बचेगा, ठीक है। तो हियर वेक्टर, यहाँ पे हमें वेक्टर कौन सा मिल रहा है, हियर वेक्टर क्या आया, 1 0 1 इज बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। अगर दूसरे वर्ड में इसी स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते थे, हियर वी गेट आइगन वेक्टर 1 0 1 करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 3, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग अदर फर्स्ट में उस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि अभी पहले बताया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आइगन स्पेसेस बेसिस ये वर्ड यूज़ होने के कारण हम लोग दिए हुए वेक्टर को अभी जैसे लिख रहे हैं उस तरीके से लिखेंगे, यानी कि क्या लिखना है हमें, हियर वेक्टर 1 0 1 इज बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस या फिर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि तीनों आइगन वैल्यूज़ के लिए हमें 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं यहाँ पर।
उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑल्सो वेरीफाई दैट दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ टू चेक लिख दिया। नाउ टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। नाउ टू चेक whether the vectors are linearly independent। तो दिए हुए वेक्टर्स हम लोगों ने कॉलम्स में लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी जब हम लोग वेक्टर्स को वेरीफाई करेंगे वेदर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उस केस में आए हुए वेक्टर को हमें कैसे लिखना होगा, रो में लिखना होगा, ठीक है, एज ए रो वेक्टर लिखना होगा। तो पहला वेक्टर हमें क्या मिला था, पहला वेक्टर यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 1 पे ऊपर जो वेक्टर मिला था पहला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x1 वेक्टर कहेंगे। तो उस x1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 0 1 1 ये वैल्यू आई थी, ठीक है। देखो यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 1 कंसिडर करने पर हमें वेक्टर क्या मिला था, 0 1 1 मिला था। लेकिन इस वेक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम में लिखा है, लेकिन यहाँ पे किस में लिखना होगा, एज ए रो में लिखना होगा, यानी कि रो वेक्टर लिखना होगा। तो ये x1 हो गया हमारा। x2 क्या लिखेंगे, x2 यानी कि सेकेंड आइगन वैल्यूज के ऊपर आया हुआ वेक्टर, वो कितना था, वो था 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 1 एंड x3 वेक्टर यानी कि थर्ड आइगन वैल्यू के ऊपर आया हुआ वेक्टर, जिसको हम लोगों ने डिनोट करेंगे किया है यहाँ पर x3, वो यहीं पे दिख रहा है ना 1 0 1, ठीक है। तो ये 1 0 1 होगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देखो पहले हम लोगों ने जो भी वेक्टर्स आए थे, आइगन वेक्टर्स आए थे, उसको एज अ कॉलम वेक्टर्स लिखा था। लेकिन जब हमें इसको वेक्टर्स को चेक करना है, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इन दैट केस वेक्टर्स को हम लोगों ने कैसे लिखा, एज अ रो वेक्टर्स लिखा, ठीक है। इसके बाद हमें एक कंडीशंस कंसिडर करनी होगी। वो कंडीशंस क्या होती है, देखो लेट क्या लिखा है हमने, k1 x1 प्लस k2 x2 और प्लस k3 x3, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, राइट साइड में ये ओ रहेगा। ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर k1 k2 k3 हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। k1 k2 k3 की वैल्यू, अगर सब की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वेक्टर्स कैसे रहेंगे, इनडिपेंडेंट होंगे। अगर k1 k2 k3 की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये वेक्टर्स एक दूसरे को रिलेशन में होंगे, तो उस केस में हम लोग वेक्टर को क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो भी कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इनडिपेंडेंट इस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके ये क्या लिखा, फिर k1 लिखा, k1 के बाद हमें x1 मैट्रिक्स यूज़ करना है, दैट इज़ 0 1 1। उसके बाद क्या देंगे, प्लस k2 लिखेंगे। k2 लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, ये x2 मैट्रिक्स क्या होता है, वो 1 1 1। तो ये मैट्रिक्स में दिया हुआ इसलिए मैं इसको मैट्रिक्स कह रहा हूँ, हम लोग उसको वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये k3 लिखा। k3 लिखने के बाद ये थर्ड वेक्टर क्या आया था हमारे पास, 1 0 1 आया था, राइट। तो साइड में लिखना होगा 1 0 1, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू में 0 लिखना होगा। तीन तीन एलिमेंट्स है ना, तो हम लोग यहाँ पर 3 0 0 0 ऐसा लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। k1 0 के साथ तो ये बनेगा 0 k1, k2 1 के साथ तो ये होगा 1 k2, तो 1 नहीं लिखा है यहाँ पर। k3 1 के साथ तो ये क्या होगा, k3 इज इक्वल टू यहाँ का ये पहला ज़ीरो। इसका दूसरा इक्वेशन क्या होगा, k1 इस 1 के साथ तो ये k1 होगा, k2 ये मिडिल वाले 1 के साथ तो होगा, तो ये k2 हो जाएगा। और ये k3 इस मिडिल वाले 0 के साथ तो ये क्या होगा, 0 k3 इज इक्वल टू राइट साइड का ये 0, ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन बनेगा अपने पास, k1 इस 1 के साथ जाता है तो ये k1, k2 लास्ट वाले 1 के साथ जाता है तो प्लस k2, और ये k3 लास्ट वाले 1 के साथ जाता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस k3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशंस मिले हमें। इसके बाद दिए आए हुए इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। राइटिंग अबव इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना करेंगे फिर हम लोग, देखो 0 1 1, तो ये 0 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 1 0 1 1 0 कर दिया। ये लास्ट का रो क्या रहेगा, 1 1 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, k1 k2
K3, राइट साइड में 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंजेस हो गई नहीं फाइनली। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो भी लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि A11 पोजीशन पे जो भी रहेगा नंबर उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हम लोग जीरो लेंगे। A22 पोजीशन पे जो भी रहेगा नंबर उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे लेंगे, जीरो लेंगे। तो सबसे पहले ये वो जीरो जो दिख रहा है यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था, तो उसको वो लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 इंटरचेंज बाय R2 या फिर R1 इंटरचेंज बाय R3 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, R1 इंटरचेंज बाय R3 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, R1 इंटरचेंज बाय R3 होने पर लेफ्ट साइड में R1 लिखा है, यानी कि R1 रो में ही चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे, 1 1 1। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं था तो 1 1 0। थर्ड रो में चेंजेस क्या हो जाएंगे, 0 1 1, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना, K1 K2 K3 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर 1 चाहिए, ये 1 यूज़ कर हम लोग नीचे के एलिमेंट सारे जीरो लाने हैं, तो उसके लिए सिर्फ R2 की पोजीशन पे आए हुए इस 1 को जीरो करना होगा। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। तो लेफ्ट साइड में R2 लिखा तो R2 रो में ही चेंजेस होंगे, पहले और तीसरे रो में कोई चेंजेस है नहीं, तो पहला रो एज इट इज़ लिख दिया। दूसरे रो में चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो ये 0 ये 0 ये 0 -1 लिखा। थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं थे तो ये 0 1 1 लिख दिया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राइट साइड में एज इट इज लिख देना है K1 K2 K3, और राइट साइड में आया हुआ ये 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो A11 पोजीशन पे कोई तो नंबर आ गया, वो यूज़ करके नीचे 0 आ गया। अभी A22 पोजीशन में 1 होना चाहिए, तो A11 पोजीशन पे यहाँ पे 1 यूज़ करके नीचे 0 लाने पर अभी हम लोग R1 रो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी क्या कहा, यहाँ पर A11 पोजीशन पे कोई भी नंबर होने पर उस या फिर उसके नीचे के सारे अगर एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो हम लोग R1 रो यूज़ नहीं कर सकते अभी। तो अभी हमें A22 पोजीशन में 1 लाने के लिए सिर्फ R2 और R3 रो यूज़ करने होंगे। तो A22 पोजीशन में 1 कैसे आएगा, इफ़ वी सिंपली रिप्लेस R2 बाय R3, ठीक है। तो ये क्या लिखा, R2 इंटरचेंज बाय R3 कर दिया। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं करने तो वो एज इट इज़ 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 0 0 -1, ठीक है। और राइट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एज इट इज़ K1 K2 K3 लिखेंगे, K1 K2 K3 लिखेंगे, और उसके भी आगे क्या है, 0 0 0 है, 0 0 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो इक्वेशन बना लेंगे, हियर वी गेट पहला इक्वेशन क्या मिल रहा है, K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें। K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 0 मिला। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा, 0 K1 यानी कि K2 प्लस K3 मिलेगा, K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, -1 इंटू K3 यानी कि -K3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो K3 की वैल्यू कितनी मिली हमें, डायरेक्टली 0 मिली। K3 की वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो K2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। K2 0 K3 0, उसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो K1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, सारे वैल्यू 0 हो रही है ना, इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस टाइप के सम हम लोगों ने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 के इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स 1 में किए हुए हैं, तो ठीक है। तो वही से ये आप लोग कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो अगर ये यहाँ पर अभी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख देना हमें, देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर गिवन नहीं थे, जो वेक्टर्स आए थे ना, आइगन वेक्टर्स बोल सकते हैं हम लोग, देयरफॉर आइगन वेक्टर्स बोल सकते हैं, देयरफॉर आइगन वेक्टर्स आर linearly independent। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अब तक एक ही सम किया, और इस एक सम के बाद हम लोग ये लेक्चर यहीं पे रुका देते, स्टॉप कर देते। तो आज का लिया हुआ प्रॉब्लम्स कौन से कंसेप्ट को बेस्ड था, इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक एंड इट्स रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है।
आगे अलग टाइप का मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, यानी कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो सकता है या फिर नॉन सिमेट्रिक हो सकता है, ये कंसर्न नहीं रहेगा। रूट्स अगर रिपीट होता है या फिर डिस्टिंक्ट होता है, ये वाला पॉइंट मैटर कर सकता है। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने जो सम किया था उसमें भी रूट्स कैसे थे, रूट्स यानी कि आइगन वैल्यूज कैसे आई थी, डिस्टिंक्ट आई थी। आज जो क्वेश्चन लिया था वो पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, सिर्फ आज के लिए हुए क्वेश्चन में हमें ये शो दैट करना था, शो दैट द गिवन आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो वाला थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट था। मेन एग्जाम में ऐसा वाला पार्ट हार्डली पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चन में सिर्फ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करो, इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखो फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये कॉमन पार्ट रहेगा। लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट के कहाँ पे आएगा, आगे वाले सम में हम लोग देखेंगे। तो आइगन वैल्यूज कैसी रहेगी, रिपीट रहेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ हम लोग ये लेक्चर यहीं पे रुका देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।